Assalamualaikum. I hope everyone is doing well and good. In the last class, we completed Monopoly. We attempted a 20 marker question related to Monopoly, right? And in today's class, we will be starting with monopolistic competition. Now, what is monopolistic competition? Okay, let's start with monopolistic competition. ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है monopolistic competition. Okay, now always remember monopolistic competition. ये जो monopolistic competition है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन याद रखिएगा इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है. सर ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है. ठीक है, और पहली बात ये है कि सिंस ये इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो फिर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करेगा. इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है और वहाँ पर मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और ओलिगोपोली होता है. तो सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट इन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. नाउ व्हाट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देयर आर 20 to 30 फर्म्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देयर आर 20 to 30 फर्म्स. कितनी फर्म्स होती हैं भाई? 20 से 30 फर्म्स होती हैं. और ये जो 20 से 30 फर्म है ना, ये 20 से 30 स्मॉल फर्म्स होती हैं. क्या होती हैं सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देर आर 20 to 30 फर्म्स. ये 20 to 30 फर्म्स जो हैं ये स्मॉल फर्म्स होती हैं. दे आर नॉट लाइक अ मोनोपली. इट इज़ नॉट लाइक अ मोनोपली. ये मोनोपली की तरह नहीं होती हैं, ये नॉर्मल फर्म्स हैं. तो सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर 20 to 30 फर्म्स होती हैं. और ये जो 20 to 30 फर्म्स होती हैं ना, इसका मतलब है कि मोनोपली के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर 20 to 30 फर्म्स हैं, मतलब सब्सिट्यूट ज़्यादा हैं. इस वजह से जो आपकी डिमांड है वो कौन सी होगी? इस वजह से जो आपकी डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होगी. कौन सी डिमांड होगी? इलास्टिक डिमांड होगी. और इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है ना, जो आपका डिमांड कर्व है वो फ्लैटर कर्व बनेगा. कौन सा कर्व बनेगा? फ्लैटर कर्व बनेगा. क्या बोला सर आपको? इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर आर 20 to 30 स्मॉल फर्म्स, और सिंस सब्सिट्यूट ज़्यादा है इसलिए डिमांड इलास्टिक होगी, और इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनेगा. राइट. अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपको ये बात भी बताई गई है कि सर सिंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, जिसकी वजह से प्राइस की क्या हो रही होती है? जिसकी वजह से प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है. जिसकी वजह से क्या हो रही होती है? जिसकी वजह से प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है. इस वजह से जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं होगा. उसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स वुड बी इनएफिशिएंट. और फर्म्स इनएफिशिएंट दोनों तरीके से होंगी. फर्म्स विल आल्सो बी प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट. बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स इनएफिशिएंट होंगी, प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होंगी और एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट होंगी. क्या बोला सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स आर इनएफिशिएंट बोथ प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली. प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट होने का क्या मतलब है? कि आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पर नहीं है. और एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होने का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस भी इक्वल नहीं है. ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एंड एवरी फर्म विच एग्जिस्ट इन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इज इनएफिशिएंट बोथ प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट? कि इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर नहीं होगी. और एलोकेटिवली इनएफिशिएंट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल नहीं होगी. ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना. अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ. सही है, अब मेरी बात गौर से सुनना. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ईदर ईदर फर्म
वर्क्स ऑन डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रोडक्ट, या तो फर्म अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने पे काम करेगी, जैसे कि कोई यूएसपी ऐड कर दिया। यूएसपी का मतलब पता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। या तो फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करेगी, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करेगी जिसकी वजह से वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा होगा। या तो फिर वो या तो फिर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करेगी। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि वो एडवर्टिजमेंट करेगी। वो क्या करेगी? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि वो एडवर्टिजमेंट करेगी। वो क्या करेगी भाई? वो एडवर्टिजमेंट करेगी। और एडवर्टिजमेंट किस फॉर्म में करेगी? एडवर्टिजमेंट विल एग्जिस्ट। वो एडवर्टिजमेंट किस फॉर्म में करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड एम्बेसडर रख दिया कोई। जैसे क्या रख दिया? ब्रांड एम्बेसडर रख दिया। जैसे आसान एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि आई गेस ऑडियोनिक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी कौन बना हुआ है? वो बना हुआ है नादिर नादिर अली, जो P4 पका प्रैंक वाला है। उसके अलावा जीरो वॉच की एडवर्टीजमेंट कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी। सही है। पेप्सी की एडवर्टीजमेंट बाबर आजम कर रहा है, लेकिन पेप्सी इज नॉट अ स्मॉल फर्म। ये ऑडियोनिक हो गया। रोनिन अभी आ रहा है, रोनिन एक्स हसन रहीम, ये सब क्या कर रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। या फिर ये क्या कर सकते हैं? या फिर कोई पैकेजिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे क्रम्बल कुकीज़ भी एक स्मॉल फर्म है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो पैकेजिंग के ऊपर काम करता है। सही है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट की आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हो। जैसे अक्सर KFC वाले कॉल करते हैं। KFC इज़ ऑल्सो अ लार्ज फर्म, लेकिन अक्सर आप देखो, आपको फर्म्स कॉल करती हैं और पूछती हैं कि हाउ वॉज द फूड। आफ्टर सेल सर्विस दें। मतलब इन शॉर्ट, नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर काम करना। किसके ऊपर काम करना? नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर। तो भाई देखो, दो तरीके हैं। या तो एक फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम करेगी, कोई ना कोई यूएसपी निकालेगी। या तो फिर प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम होगा, कोई ब्रांड एम्बेसडर को रखा जाएगा, सेलिब्रिटी को रखा जाएगा जो क्या कहते हैं, ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। या तो फिर उसके अलावा पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दे दिया जाएगा, या फिर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे दिया जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस होगी, नॉन प्राइस फैक्टर के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना। बेसिकली ये स्मॉल फर्म्स कह लो आप इसको, स्मॉल फर्म्स या फिर मीडियम साइज्ड फर्म्स भी कह सकते हो। स्मॉल फर्म्स भी कह सकते हो और मीडियम साइज्ड फर्म्स भी कह सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं इधर एक और बात लिख देता हूँ। इट इज सिमिलर टू परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। बेटा ये परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर से के, मिलता जुलता है। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने इधर ये भी लिख दिया कि ये परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर से भी सिमिलर है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वीक बैरियर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देर आर वीक बैरियर्स टू एंट्री। सही है। बैरियर्स टू एंट्री वीक है। क्यों वीक है भाई? बिकॉज लो इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट, लो इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट। बैरियर्स टू एंट्री बैरियर्स टू एंट्री वीक है बिकॉज मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नंबर वन। जो भी बंदा आएगा उसके पास अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा, कोई ना कोई यूएसपी होगा। ऐसा ही है भाई। ईच फर्म विल एंटर ईच फर्म विल एंटर with a differentiated product ईच फर्म विल एंटर विद अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हर फर्म का अपना प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हर फर्म का क्या होगा? हम हर फर्म का अपना प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगी, उसके पास यूएसपी होगा। ठीक है। ठीक है, अब याद रखना, इट इज easier टू एंट्री इट इज easier टू एंटर इट इज easier टू एंटर but difficult to exit due to chances of ड्यू टू चांसेस ऑफ ह्यूज लॉसेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा?
इट इज easier टू exit एंटर बट डिफिकल्ट टू एग्जिट ड्यू टू चांसेस ऑफ ह्यूज लॉसेस। बेटा यहाँ पर है ना, बैरियर्स टू एंट्री है ना, वीक होते हैं। मार्केट के ऊपर इतने ज़्यादा फर्म इन्फ्लुएंस नहीं करती क्योंकि मीडियम साइज स्मॉल फर्म्स हैं। दूसरा, जो भी फर्म एंटर होगी वो अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अपने यूएसपी के साथ एंटर होगी। फिर फर्म्स के लिए एंट्री एंट्री इजी है लेकिन एग्जिट बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एग्जिट करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बैरियर्स टू एंट्री वैसे तो वीक है, लेकिन एंट्री होना आसान है, एग्जिट होना बहुत मुश्किल है। सही है। फिर यहाँ पर वीक बैरियर्स टू एंट्री इसीलिए इसलिए भी हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना। क्यों कंपटीशन ज़्यादा है? क्योंकि बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कितनी फर्म्स है? 20 to 30 फर्म्स है। कितनी फर्म्स है भाई? 20 to 30 फर्म्स है। इस वजह से डिमांड भी क्या है? डिमांड भी इलास्टिक है। ठीक है। अच्छा, अब आप याद रखना कि यहाँ पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो पॉजिटिव होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने ये बात पढ़ी है कि मोनोपोली के अंदर आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाता है, यहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। सही है। आखिरी चीज बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर स्नॉब इफेक्ट होगा। मार्केट के अंदर क्या होगा? मार्केट के अंदर होगा स्नॉब इफेक्ट। किसके अंदर होगा सर? मार्केट के अंदर होगा स्नॉब इफेक्ट। देखो, स्नॉब इफेक्ट का मतलब क्या है? जब आप किसी दुकान में एंटर होते हो ना, तो आपको एक सुपीरियोरिटी गेन होती है कि यार मुझे कोई अलग, मैं कोई अलग जगह पर आ गया हूँ। जैसे अगर आप कोई ब्रांड वगैरह की दुकान में जाओ, जैसे आप एलवी, गुची, बॉलमैन, इन इसी ऐसी कोई ब्रांड की दुकान में जाओ ना, या कोई बहुत बड़े हेयर ड्रेसर के पास चले जाओ, तो आपको वहाँ पर सुपीरियोरिटी फील होती है। सही है। दिस इज नोन एज स्नॉब इफेक्ट, दिस इज नोन एज स्नॉब अपील। ओके। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैंने अभी तक आपको जो जो बताया वापसी रिपीट कर रहा हूँ। सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देर आर 20 to 30 स्मॉल फर्म्स, मीडियम साइज फर्म्स, दे आर नॉट लाइक अ मोनोपोली। सिंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए इम्परफेक्ट नॉलेज होगी, प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी, जिस वजह से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं है, फर्म प्रोडक्टिवली एलोकेटिवली दोनों तरीके से इनएफिशिएंट है। इसके अलावा 20 to 30 फर्म से सब्सिट्यूट ज़्यादा है, इसलिए डिमांड इलास्टिक होगी, इसलिए आपका डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर बनेगा और आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी पॉजिटिव होगा। फिर आपको बताया कि भाई हर फर्म के पास अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, कोई ना कोई यूएसपी होगा, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रही होगी। उसके अलावा या तो डिफरेंशिएशन पे काम करोगे या तो नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर काम करोगे। नॉन प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब है? कि एडवर्टीजमेंट कर लोगे, ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करोगे, क्वालिटी के ऊपर काम कर लोगे, अच्छी पैकेजिंग कर दोगे, आफ्टर सेल सर्विस दे दोगे, नॉन प्राइस फैक्टर के ऊपर काम करोगे। और ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इट इज सिमिलर टू दी मॉडल ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ये परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के मॉडल से बिल्कुल सिमिलर है। एंट्री आसान होती है लेकिन एग्जिट मुश्किल होती है, क्योंकि हैवी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री वीक है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मार्केट में स्नोब इफेक्ट होता है, आप जब किसी जगह पर एंटर होते हो तो आपको वहां पर सुपेरियोरिटी गेन हो रही होती है। ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं काम की बात बताऊंगा। ठीक है। अब मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट रन के अंदर, इन दी शॉर्ट रन एवरी फर्म, in the short run every firm will earn abnormal profits और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैं क्या कह रहा हूँ सर? शॉर्ट रन में हर फर्म सुपर नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, जिसको देखकर जिसको देखकर बाकी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। शॉर्ट रन में सारी फर्म्स एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, जिसको देखकर बाकी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। और जब दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होगी तो सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूं, जब दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी तो सप्लाई ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई ऑफ फर्म बढ़ेगी तो मार्केट शेयर डिवाइड होगा, मार्केट शेयर गेट्स डिवाइडेड। और जो पहले सुपर नॉर्मल कमा रहा था, अब वो क्या कमाएगा? अब वो कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। अब वो क्या कमाएगा? अब वो कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। अब या तो शॉर्ट रन में एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी फर्म, या तो फिर इसके अलावा या तो फिर इसके अलावा या तो फिर इसके अलावा सम फर्म्स इन शॉर्ट रन
इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट रन सम फर्म्स विल इवन मेक अ लॉस। सम फर्म्स विल इवन मेक अ लॉस। शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स लॉस भी अर्न कर रही होंगी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। बट इन द लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन ऑल फर्म्स विल अर्न, इन लॉन्ग रन ऑल फर्म्स विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर सारी की सारी फर्म्स क्या अर्न करेंगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको सर, शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही होंगी, जिसको देखकर दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, जिससे सप्लाई ऑफ फर्म बढ़ेगी, मार्केट शेयर डिवाइड होगा। जो पहले सुपर नॉर्मल कमा रहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में अर्न कर, हाँ सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही लॉन्ग रन में अर्न कर रही होगी। शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी, और कुछ फर्म्स इवन लॉस फेस कर रही होगी। ठीक है, देखो प्रॉफिट का पहला स्टेज आपको मैं बता देता हूँ। योर फर्स्ट स्टेज वाज सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ऐसा ही है भाई, पहला जो स्टेज था वो क्या था, सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपको याद है सर, सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, और गुड की प्राइस उस गुड की कॉस्ट से ज़्यादा है। ऐसा ही है, और ये जो सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये शॉर्ट रन का स्टेज है। सही है, शॉर्ट रन में एवरी फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको देखकर बाकी फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, अब आप इधर गौर से देखो, देखो सबसे पहले हमने वही काम करा, दो एक्सेस बना दी और लेबलिंग कर दी। ऊपर लिख दिया पीसीआर, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने जो डिमांड कर्व बनाया है, ये मैंने फ्लैटर कर्व बनाया, और इधर क्या लिख दिया, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब मैंने फ्लैटर कर्व क्यों बनाया, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देर आर 20 to 30 फर्म्स, इसलिए डिमांड इलास्टिक है, इसलिए फ्लैटर कर्व बनाया। और ये मैंने किसका कर्व बनाया, ये मैंने मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाया। सवाल, सिंस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसलिए आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं है, ड्यू टू इम्परफेक्ट नॉलेज एंड इनएफिशिएंसी। ओके सर, ये जो लाइन मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ, इस लाइन का नाम क्या है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, इस लाइन का नाम क्या है, दिस लाइन इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और ये जो लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये जो लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये किसकी लाइन है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, ये है एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन। ऐसा ही है भाई, इकोनॉमिक अजम्पशन क्या है कि फर्म्स ऑपरेट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, एम सी इज इक्वल टू एम आर। यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा, जहाँ डिमांड कर्व पे टच होगा प्राइस आएगी, जहाँ कॉस्ट की लाइन पे टच होगा नीचे कॉस्ट आएगी। तो आप चेक करो, ये आ गई आपकी प्राइस, ठीक है, ये आ गई आपकी कॉस्ट। ऐसा ही है भाई, ठीक है, और ये ई क्या है, ई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, जहाँ पर क्या है, एम सी इज इक्वल टू एम आर है। मुझे बताओ यार, ये जो बॉक्स है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट का एरिया है। ये क्या है, मेरा प्रॉफिट का एरिया। चेक करो आप, टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या है, टोटल रेवेन्यू है ओ पी ए क्यू। ये पूरा टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, और इसमें टोटल कॉस्ट क्या है सर, टोटल कॉस्ट का एरिया है ओ सी बी क्यू, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट है ओ सी बी क्यू। सर व्हाट इज एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया क्या है, सी पी ए और बी, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। ऐसा ही है भाई, तो सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स फर्म शॉर्ट रन में अर्न करती है। शॉर्ट सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा स्टेज है प्रॉफिट का, जिधर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, गुड की प्राइस उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रॉफिट को देख के शॉर्ट रन में फर्म्स कमा रही होंगी सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको देखकर अदर फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, और जब दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी तो इससे सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी, और जब फर्म्स की सप्लाई बढ़ेगी तो इससे मार्केट शेयर क्या होगा, इससे मार्केट शेयर डिवाइडेड होगा। सही कह रहा हूँ, जब सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ेगी तो मार्केट शेयर डिवाइड होगा,
और जब मार्केट शेयर डिवाइड होगा तो जो पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, अब वो क्या कमाएगी, अब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। सही कह रहा हूँ भाई? अब मेरी बात गौर से सुनना। क्या क्या फर्म एफिशिएंट है प्रोडक्टिवली और एलोकेटिवली? द आंसर इज नो। अगर फर्म को एलोकेटिवली एफिशिएंट होना था तो उसको फिर इस सी वाले पॉइंट पर ऑपरेट करना था, क्योंकि सी वाले पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। और अगर फर्म को प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना था तो उसको ये डी वाले पॉइंट पर ऑपरेट करना था, क्योंकि डी वाले पॉइंट पर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सिंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है और यहाँ पर सारी की सारी फर्म्स इनएफिशिएंट है, तो आप देख सकते हो ए वाले पॉइंट पर फर्म एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, बी वाले पॉइंट पर फर्म प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। करेक्ट? द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है? द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में अचीव होता है। एवरी फर्म इन द लॉन्ग रन विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट का स्टेज है जिधर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, गुड की प्राइस उसके कॉस्ट के इक्वल है। ऐसा ही है भाई। अब आप गौर से देखो इधर। अगेन सबसे पहले हमने बना दी दो एक्सेस और हमने कर दी लेबलिंग। ऊपर आ गया पीसीआर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू और नीचे आ गई क्वांटिटी। चेक करो, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया और ये मैंने मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बना दिया। चेक करो, ये हो गया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ तक कोई मसला? नो। सर ये जो लाइन मैंने अभी आपके सामने बनाई है ये किसकी लाइन है? ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। ये किसकी लाइन है यार? ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। अब आप देखो, अगर आपको याद हो ना तो मैंने आपको बताया कि सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन डिमांड कर्व के नीचे बनती है। नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा स्टेज है जिसमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है, इसलिए कॉस्ट की लाइन डिमांड कर्व पे बनेगी। कॉस्ट की लाइन कहाँ बनेगी? कॉस्ट की लाइन डिमांड कर्व पे बनेगी। कॉस्ट की लाइन किधर बनेगी सर? कॉस्ट की लाइन बनेगी डिमांड कर्व पर। ऐसा ही है भाई। तो आप चेक करो, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? ये एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है। ये लाइन मैंने किसकी बनाई है? ये मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन बनाई है। करेक्ट? इकोनॉमिक अजम्पशन क्या है कि एवरी फर्म ऑपरेट्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल विच इज एम सी इज इक्वल टू एम आर। ये वाला पॉइंट है। यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा, जहाँ डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी प्राइस, जहाँ कॉस्ट की लाइन से टच होगी वहां से आ जाएगी कॉस्ट। तो आप चेक कर सकते हो कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। आप चेक कर सकते हो कॉस्ट और प्राइस आपस में क्या है सर? कॉस्ट और प्राइस आपस में इक्वल है। ऐसा ही है भाई। सर कॉस्ट और प्राइस आपस में इक्वल है। ठीक कह रहा हूँ भाई? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर फर्म को फर्म है ना फर्म है ना प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। फर्म है ना प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर पता है कहाँ पर होती? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती। पॉइंट बी पर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होती, तो इसका मतलब है फर्म प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। ऐसा ही है भाई। फर्म प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर नहीं है। और एलोकेटिवली एफिशिएंट तब होती जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होती है, और जो किधर हो रहा है? जो सी वाले पॉइंट पर हो रहा है। ठीक है? तो फर्म जो है ना वो प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट है क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर नहीं है। ठीक है? इसकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर नहीं है। और एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट क्यों है? एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर आप चेक करो तो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस भी इक्वल नहीं है। तो भाई अगर फर्म को एलोकेटिवली एफिशिएंट होना था तो वो सी वाले पॉइंट पर ऑपरेट करती जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होता।
और अगर फर्म को एलोकेटिवली प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना होता तो फिर वो बी वाले पॉइंट पे ऑपरेट करती, जहां पर उसकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो। तो इसका मतलब है ए वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर फर्म प्रोडक्टिवली एलोकेटिवली दोनों तरीके से इनएफिशिएंट है, करेक्ट। नाउ प्लीज रीड दिस एरिया, प्लीज रीड दिस, जल्दी से प्लीज इसको पढ़ लो आप फटाफट से, फटाफट से इसको पढ़ लो, फिर हम आगे प्रोसीड करें। डन, चलूँ आगे? शुड आई कंटिन्यू? ओके। अभी भी फर्म्स देख रही होंगी कि कॉस्ट पूरी की पूरी कवर्ड हो रही है, कॉस्ट इज स्टिल बीइंग कवर्ड, द फर्म्स विल स्टिल सी दैट दिस cost is being covered, okay, cost is still being covered, cost is still being covered, um, profit is made, enough profit is made to stay in the industry, ठीक है, कॉस्ट कवर हो रही है, इतना प्रॉफिट बनाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में रुका जा सकता है, स्टिल अदर फर्म्स विल अट्रैक्ट, अभी भी अदर फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी अभी भी, और फिर सप्लाई ऑफ फंड्स और बढ़ेगी, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था अब वो क्या कमाएगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था अब वो क्या अर्न करेगा, वो अर्न करेगा सब नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर लॉस करेगा। अब या तो ये सब नॉर्मल प्रॉफिट करेगा या ये लॉस करेगा, ठीक है, अब गौर से देखो, देखो सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस वो स्टेज है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, गुड की प्राइस उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, गुड की कॉस्ट उसकी प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, इधर चेक करो। सबसे पहला काम, दो एक्सेस बनाना, बना दी भाई। दूसरा काम लेबलिंग करना, ऊपर आ गया पी सी और आर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, ऊपर आ गया पी सी आर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे क्या आ गई, नीचे आ गई क्वांटिटी, ठीक है। अब आप इधर चेक करो, ये मैंने बना दिया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, चेक करो, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ये लाइन किसकी हो गई सर, ये लाइन हो गई मार्जिनल कॉस्ट, और सर ये वाली लाइन हो गई एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, चेक करो सर, ये वाली जो लाइन है ये हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आपको याद हो तो आपको बताया है कि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिस्टेंस एंड में जाते जाते बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और वो ओवर द यूनिट्स स्प्रेड होती रहती है। व्हाट इज द इकोनॉमिक assumption that all firms will operate at profit maximizing level, which is the point where MC is equal to MR, ठीक है, यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा,
कॉस्ट की लाइन से कॉस्ट आ गई, डिमांड कर्व की लाइन से प्राइस आ गई। तो आप चेक करो, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, ये आपकी कॉस्ट आ गई, और ये आपकी प्राइस आ गई। ठीक है, चेक करो भाई, ये आ गई कॉस्ट और ये आ गई प्राइस। ये आपका क्या है, ये आपका लॉस वाला एरिया है। सर ये आपका लॉस वाला एरिया है, सही कह रहा हूँ? आप चेक करो, इस बार टोटल कॉस्ट का एरिया क्या है? इस बार टोटल कॉस्ट का एरिया है ओ सी ए क्यू, और इस बार टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या है? टोटल रेवेन्यू का एरिया है ओ पी बी क्यू। और इस बार लॉस लॉस का एरिया क्या है? सी पी ए बी। ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ये पूरी आपकी टोटल कॉस्ट है, और ये जो शेडेड एरिया ये आपका लॉस है। अब मुझे एक बात बताओ, कवर्ड कॉस्ट क्या है? कवर्ड कवर्ड कॉस्ट क्या है? कवर्ड कॉस्ट, कवर्ड कॉस्ट है बी से लेके क्यू तक, बी से लेके क्यू तक कवर्ड कॉस्ट है। और अनकवर्ड कॉस्ट क्या है? अनकवर्ड कॉस्ट है ए से लेके बी तक, ये अनकवर्ड कॉस्ट है। करेक्ट? अब बताओ भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एरिया क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सी से लेके क्यू तक, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट है ए टिल क्यू। और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? ए टिल सी। बेटा ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है ए टिल क्यू, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सी टिल क्यू, और जो एटीसी और एवीसी के दरमियान डिस्टेंस है ए टिल सी, ये आपकी क्या है? सर ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। आप देखो इसमें, इस फिक्स कॉस्ट का ये वाला हिस्सा अनकवर्ड है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ये वाला हिस्सा, ये जो ए टिल बी वाला है ना, ये अनकवर्ड है, और ये वाली कवर्ड है। तो अभी भी फर्म्स ऑपरेट करेगी। कब तक ऑपरेट करती हैं? जब तक इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसकी प्राइस के इक्वल नहीं है, जिसको हम लोग लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद फर्म शटडाउन की तरफ जाएंगी। इज इट करेक्ट? क्लियर? नाउ प्लीज रीड दिस, जल्दी से इसको पढ़ दो मुझे प्लीज। हाँ भाई, ये क्लियर है? प्लीज जवाब दीजिएगा। इज इट क्लियर गाइस? अब अगर आप इधर देखो, पहली डायग्राम बनी हुई है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, दूसरी बनी हुई है सब नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट की लाइन डिमांड कर्व के नीचे है, सब नॉर्मल प्रॉफिट में डिमांड कर्व के ऊपर है, और नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर डिमांड कर्व पर लाइन बनी हुई है। ठीक है? ठीक है, ओके।